हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है भारतीय संविधान के विकास का क्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में जो है आपको 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको विस्तार से हमने आपको समझाया था। उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम की क्या जरूरत पड़ी और क्यों इसको लाया गया। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है पूरी तरह से नकार दिया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह के कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को कह लीजिए कि जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें जो है सारी शक्तियां जो है महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया, एक तरह से समझ लीजिए कि। और उसके बाद जो है 1858 के कड़ी में ही अगर देखेंगे तो अगला एक्ट आया 1861 का भारत शासन अधिनियम। और चूंकि पिछले वीडियो में जो है जहां भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके स्थान पर भारत का वायसराय पद आ गया। बहुत सारे चीजों को परिवर्तन कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है नई चीजें आया, जैसे कि पोर्टफोलियो प्रणाली और पहला भारत का वायसराय। क्योंकि भारत के जो गवर्नर जनरल था उसके स्थान पर जो है वायसराय शब्द लाया गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1861 के भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं उसमें कुछ बिंदु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो उसको हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है वो भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए और भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए जो है एक तरह से लॉर्ड कैनिंग ने एक रिपोर्ट पेश किया। उसी के आधार पर जो है 1861 के जो है भारत शासन अधिनियम को लाया गया था, क्योंकि कैनिंग के रिपोर्ट के आधार पर ही जो है भारत शासन अधिनियम 1861 को लाया गया। और उसमें क्या क्या शामिल किया गया उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। भारतीय कानून बनाने के लिए भारतीयों को शामिल करने की मांग कह रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ जिसके कारण जो है ब्रिटिश सत्ता में एक हलचल सी पैदा हो गया था और उनको अब लगने लगा था कि जैसे भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं था। तब उनको समझ में आया कि भारत पे शासन करने के लिए भारत के लोगों को भी साथ में मिलाना आवश्यक है। तब उन्होंने जो है भारत शासन में अधिनियम में जो है भारत के लोगों को जो है शामिल करने के जो है सोचने पे मजबूर हो गए और कह रहे हैं कि भारतीय कानून बनाने के लिए भारतीयों के लिए जो कानून बना रहे थे उसमें भारतीयों को जो है शामिल करने की जो मांग थी और बढ़ने लगी। यहां पर हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो है 1858 में हुआ था और लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो प्रणाली का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि किसी मतलब एक व्यक्ति को एक से अधिक पद का जिम्मेदारी देना, यानी कि एक व्यक्ति कोई है और उसको एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी या एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी देना, इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1859 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसकी शुरुआत किया था। और यहाँ पर देखेंगे पहली बार संसद में, ब्रिटिश संसद में भारतीयों की नियुक्ति हुई। पहली बार जो है जो ब्रिटिश संसद थी उसमें भारतीयों को भी जो है शामिल किया जा रहा, शुरुआत किया गया और 3 सदस्य जो है पहली बार शामिल किए गए थे और इनको गैर सदस्य के रूप में, गैर सरकारी पद कहते थे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सरकारी का तात्पर्य यहाँ था कि जो ब्रिटिश के जो सदस्य थे उनको जो है सरकारी सदस्य कहते थे और जो भारतीय सदस्य थे उनको गैर सरकारी सदस्य कहते थे। तो पहली बार जो है ब्रिटिश संसद में जो है भारतीयों को जो शामिल किया गया उसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव 3 व्यक्ति ऐसे थे जो पहली बार जो है ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय जो है शामिल किए गए थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे कि आज हमारे राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरह जो है अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है राष्ट्रपति जब भी चाहे एक अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरह उस समय जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो मिली हुई थी और उस अध्यादेश का जो कार्यकाल था
अधिकतम 6 माह तक रहता था। यहाँ पर हम देखेंगे मद्रास बंबई की विधायी शक्तियों को पुनः दे दिया गया और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम कहता है कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको भी जो विधायी शक्तियां जो है उनको वापस लौटा दी गई। यानी कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था पूरे देश को एक केंद्रीकरण की जो नींव तैयार किया था, यहाँ पे 1861 जो आया वो विकेंद्रीकरण की नींव तैयार किया। यानी कि जो मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी, बंबई की प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल की प्रेसिडेंसियां थी, उनको भी अपनी शक्तियां जो है वापस लौटा दिया और उनको भी एक विधायी शक्तियों के रूप में जो है मजबूत होने का मौका दिया। तो वही कह रहा है कि जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट हमने विस्तार से पढ़ा था उसमें जो है केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। भारत का जो गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। उसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमने मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव पढ़ी। कहने का तात्पर्य है मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव लॉर्ड कैनिंग ने हर व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अन्य अन्य विभाग जो है सौंप दिया और उन विभागों की जिम्मेदारी दे दी और उनका उत्तरदायित्व उनको कह दीजिए कि उनको एक जिम्मेदारी दे दिया, जिसके कारण जो है उस विभाग के जो है जवाबदेही उनको हो गई। तो कह रहा है यहाँ पे जो है एक तरह से मंत्रिमंडल की नींव पड़ी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, जहाँ एक ही गवर्नर जनरल या वायसराय में सारी शक्तियां हुआ करती थी, अब वो शक्तियां जो है कई लोगों में विभाजित हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जब कई लोगों को जो विभाग दे दिया जाएगा तो अलग अलग विभाग देने के कारण जो है उनको अलग अलग जवाबदेही हो जाएगी, तो एक तरह से जो है मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। तो उसी को कह रहा है कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी जब लॉर्ड कैनिंग ने जो है सभी अलग अलग विभाग जो है अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया और सबकी जो जवाबदेही जो है तय कर दिया, तो एक तरह से एक मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिमंडल की नींव जो है पहली बार 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है पड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है कि भारत में ब्रिटिश संसद में जो है भारतीयों को जो है किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है नाम देके पूछ लेता है और पूछ लेता है पोर्टफोलियो शुरुआत प्रणाली की शुरुआत जो है कब हुई थी और किसने किया था, किस वायसराय ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1861 का जो है। और यहाँ पर देखेंगे 1873 का जो है भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1861 के बाद सीधे जो है 1873 का भारत शासन अधिनियम आया। कुछ किताबों में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आध दो लाइन कहीं दिया है, तो हमने कई किताबों से छाट कर जो है आपको बताया है। तो वहां पर आप देखेंगे कि 1873 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें औपचारिक तौर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसको जो है समाप्त कर दिया गया। कहने का तात्पर्य कि जो बचा खुचा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी उसको औपचारिक तौर पर जो बची हुई थी पूरी तरह उनको जो है समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। वही जो है 1873 का जो है भारत शासन अधिनियम है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है। एक और शासन अधिनियम है 1876 का भारत शासन शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम है उसमें क्या है, उसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया को जो है संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का साम्राज्य घोषित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि 1876 का शाही अधिनियम में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का जो है साम्राज्य घोषित कर दिया गया। और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को जो है केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि महारानी विक्टोरिया को किसकी उपाधि दी गई थी, तो केसरी हिंद की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को दिया गया था और ये दिल्ली में दिया गया था 1877 में। तो ये 1876 के शाही अधिनियम में है, तो 1877 में दिया गया था। तो ये 2 अधिनियम थे, छोटे छोटे थे, इसलिए हमने इसी में इसको शामिल कर दिया है। बाकी आपका 1861 का जो शाही भारत शासन अधिनियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 4-5 पॉइंट है आपको जो हमने विस्तार से लिखाया है वो इंपॉर्टेंट है और आपको जो इसको भूलना नहीं है, और डायग्राम के माध्यम से है, आपको एक ही बार में जो है याद हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है याद करने में भी आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो
और बहुत लंबा तंबा आपका जो पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कई किताबों से मिलाकर हमने छाट के जो है एक शार्ट रूप में लिखा दिया है ताकि आप जो है आसानी से याद भी कर सके इसको। ठीक है।